अस्सलाम वालेकुम। सर, जो सियासी इंतकाम गुज़श्ता दौर में जारी रहा और आप फैसिलिटेट करते रहे, दोबारा अगर ओहदा मिल रहा है तो जारी रखेंगे ये सियासी इंतकाम का समय साथ? बड़ा ट्विस्टेड सवाल किया है कि फैसिलिटेशन, देखें सरकार तो अपना सरकारी काम करती है, यानी हर हुकूमत का साथ देंगे। निगरान हुकूमत ने जो आपको कहा, आपने उसी तरह सियासी इंतकाम में साथ दे दिया। मैंने आगे कहा कि सरकार जो बैठा होगा, चाहे मैं बैठा कोई और बैठा होगा, हर कोई अपना सरकारी काम करेगा। अच्छा, उनका इलीगल हुक्म भी आप मानेंगे जिस तरह किया? ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। नहीं, जिस तरह नजर आया ना सियासी इंतकाम, निगरान हुकूमत के बारे में मौजूदा वज़रा कह रहे हैं उन्होंने सियासी इंतकाम लिया और आप उसमें फैसिलिटेटर थे, तमाम ब्यूरोक्रेसी नजर आ रही थी बाद नजर तो में। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें मैंने क्या ऑक्यूमेंट करना है, बहस तो करनी नहीं सर, है। हाई कोर्ट ने आपकी डायरेक्शन दे दी है कि 2 दिन में जो है वो फैसला करें उनकी एप्लीकेशन पर। सर, क्या बिल्कुल फैसला होगा कि मैंने तो पहले कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन हमारे सर आंखों पे सर पहले फैसला नहीं कर दिया गया? ये एप्लीकेशन मिली कल, एप्लीकेशन मिली कल। सर, आपके एक प्रोसीजर होता है, कोई चीज़ आती है उस पर कोई वर्किंग की जाती है। ये तो नहीं है कि एप्लीकेशन आएगी और उसको कहा जाएगा कि ये कर लें या ना कर लें। एक तस्वीर हो जाए साहब। कि 25 रमजान तक खान साहब जो है वो जेल से बाहर होंगे, क्या अभी तक अब बरकरार? देखिए, बात यह है कि जजेस फिर भी रमज़ान में अपना सारा काम रेगुलर डीबीज निपटा के रोज़ाना इस केस को टाइम दे रहे हैं, तफसील से सुन रहे हैं। यकीनन जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे कि तमाम बारीकी में वो तमाम एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि क्या इलीगैलिटीज़ कमिट हुई हैं इस केस में। सो मेरा ये ख्याल है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सुन रहे हैं। बट अगर हमें जुमे का दिन फॉर इंस्टेंस मिल जाए, आज 1.5 घंटा हमें टाइम मिल जाए और जुमे का दिन मिल जाए, तो मेरा ख्याल है हम ये केस को कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है मैडम? बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हरगिज ऐसा नहीं होगा कि ये मुकदमा रिमांड हो। मैं समझता हूँ कि जज साहब जब हमारे दलाइल सुनेंगे, जो कि अभी आपने सुने नहीं है इस पर, तो जैसे ही मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस शुरू करूंगा, मेरी आपसे सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि आप मेरा हर आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट करें कि ये केस क्यों नहीं रिमांड हो सकता। ऐसे हर केस के अपने हालात और सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये जजेस का डिस्क्रेशन होता है, उनकी चॉइस होती है, उनका डिसीजन होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी मुकदमे को रिमांड कर दें। मगर कल आपने लगता है कि सोशल मीडिया नहीं देखा। मैं कम ऐसी बातें करता हूं, मगर कल मैंने मिसाल दे दी तलाक की और कल मैंने मिसाल दे दी CSS की, कि उसमें भी 3-3 मौके मिलते हैं, चौथा मौका किसी को नहीं मिलता। तो जज अबू इसनाद जुल्करनैन या स्पेशल जज को चौथा मौका देने का जवाज ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, जबकि सरकार को कोई प्रेजुडिस नहीं है। 25 गवाह उनके रिकॉर्ड हुए हैं, 342 हुआ है, फैसला उनके हक में है। उनको कोई, वो तो चाहते हैं कि केस कभी रिमांड ना हो, तो डिफेंस भी चाहती है केस बिल्कुल रिमांड ना हो। 2 फाजिल जजेस हाई कोर्ट के अपील पे समाअत हो रही है। आज 5वां लगातार दिन है अपील की समाअत पर। यह केस एविडेंस पढ़ा जा चुका है, चार्ज पढ़ा जा चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ा जा चुका है, स्पीचेस पढ़ी जा चुकी हैं, गवाह पढ़े जा चुके हैं। सो मैं समझता हूं कि इस मौके पर दोबारा नीचे भेजना ज्यादती है। ये मुल्जिम के साथ भी ज्यादती है, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के साथ भी ज्यादती है। सारे का सारा एविडेंस डिस्क्लोज हो चुका हुआ है, सारी की सारी ग्राउंडें हमने अपील में मेंशन कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है जिस वक्त ये दलाइल शुरू होंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं हुए, इस वक्त जज साहिबान ने क्या किया, उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलवाया कि आप ये बताएं कि आपने 2 घंटे में ये वकील कैसे प्रोवाइड कर दिए। सिर्फ अभी ये इशू है और इस पर अभी असिस्टेंस होगी। पॉजिटिव रहा है, क्योंकि हमने ये इस तनाजर में सवाल पूछा क्योंकि तजर्बा ये कहता है कि बल्ले का निशान गया, मखसूस रिश्ते नहीं मिली, ऐसे वकला के दरमियान में रहे कि अदालत की जानिब से फैसले हुए जिनका नुकसान पार्टी को हुआ। इस तनाजर ने हमें देखिए, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एंगल तो इस केस में है ही है, बट
ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि एक शख्स को आप कहें चौथी दफा तुम्हारा केस दोबारा शुरू करेंगे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जज की गलती है, ये सरकार की गलती है, तुम्हें सिर्फ भुगतना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जजेस नहीं करेंगे। सर Thank you. लतीफ कोसा साहब ने भी कहा है कि बड़ी शॉर्ट हियरिंग्स करके केस को जो है वो लटकाया जा रहा है, आप क्या ये रिमांड बैक या फिर रीट्रायल की तरफ आप चाहते हैं कि मामला जाए? इससे तो दोबारा वो उनको गलतियों की इस्लाह करते हुए मुकम्मल सजा देने का मामला लग रहा है। आप आला अदलिया से तो आपके मैं केसेस खत्म सवाल होते हैं। से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि ये मुकदमा रिमांड हो। मैं समझता हूँ कि जज साहब जब हमारे दलाइल सुनेंगे, जो कि अभी आपने सुने नहीं है इस पर, तो जैसे ही मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस शुरू करूँगा, मेरी आपसे सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि आप मेरा हर आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट करें कि ये केस क्यों नहीं रिमांड हो सकता। ऐसे हर केस के अपने हालात और सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये जजेस का डिस्क्रेशन होता है, उनकी चॉइस होती है, उनका डिसीजन होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी मुकदमे को रिमांड कर दें। मगर कल आपने लगता है कि सोशल मीडिया नहीं देखा, मैं कम ऐसी बातें करता हूँ, मगर कल मैंने मिसाल दे दी तलाक की और कल मैंने मिसाल दे दी CSS की, कि उसमें भी 3-3 मौके मिलते हैं, चौथा मौका किसी को नहीं मिलता। तो जज अबू इसनाद जुल्करनैन या स्पेशल जज को चौथा मौका देने का जवाज़ ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, जबकि सरकार को कोई प्रेजुडिस नहीं है। 25 गवाह उनके रिकॉर्ड हुए हैं, 342 हुआ है, फैसला उनके हक में है। उनको कोई, वो तो चाहते हैं कि केस कभी रिमांड ना हो, तो डिफेंस भी चाहती है केस बिल्कुल रिमांड ना हो। 2 फाजिल जजेस हाई कोर्ट के अपील पे समाअत हो रही है। आज 5वां लगातार दिन है अपील की समाअत पर। ये केस एविडेंस पढ़ा जा चुका है, चार्ज पढ़ा जा चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ा जा चुका है, स्पीचेस पढ़ी जा चुकी हैं, गवाह पढ़े जा चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर दोबारा नीचे भेजना ज़्यादती है। ये मुल्ज़िम के साथ भी ज़्यादती है, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के साथ भी ज़्यादती है। सारे का सारा एविडेंस डिस्क्लोज़ हो चुका हुआ है, सारी की सारी ग्राउंडें हमने अपील में मेंशन कर चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है जिस वक्त ये दलाइल शुरू होंगे, जो कि अभी बिल्कुल नहीं हुए, इस वक्त जज साहिबान ने क्या किया, उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलवाया कि आप ये बताएं कि आपने 2 घंटे में ये वकील कैसे प्रोवाइड कर दिए। सिर्फ अभी ये इशू है और इस पर अभी सर आपकी बड़ी पॉजिटिव राय है, क्योंकि हमने ये इस तनाज़र में सवाल पूछा क्योंकि तजर्बा ये कहता है कि बल्ले का निशान गया, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, ऐसे वकला के दरमियान में रहे कि अदालत की जानिब से फैसले हुए जिनका नुकसान पार्टी को हुआ। इस तनाज़र में हमने कहा कि रीट्रायल की इसमें तरफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एंगल तो इस केस में है ही है, बट ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि एक शख्स को आप कहें चौथी दफ़ा तुम्हारा केस दोबारा शुरू करेंगे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जज की गलती है, ये सरकार की गलती है, तुम्हें सिर्फ भुगतना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जजेस नहीं करेंगे। सर लतीफ कोसा साहब ने भी कहा है कि बड़ी शॉर्ट हियरिंग्स करके केस को जो है वो लटकाया जा रहा है, आप क्या ये समझते हैं? और अगर आप ये समझते हैं तो क्या आपका जो दावा था कि 25 रमज़ान तक खान साहब जो है वो जेल से बाहर होंगे, क्या अभी तक अब बरकरार है? देखिए, बात ये है कि जजेस फिर भी रमज़ान में अपना सारा काम रेगुलर DBs निपटा के रोज़ाना इस केस को टाइम दे रहे हैं, तफसील से सुन रहे हैं। यकीनन जज साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे कि तमाम बारीकी में वो तमाम एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि क्या इलीगैलिटीज़ कमिट हुई हैं इस केस में। सो मेरा ये ख्याल है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सुन रहे हैं। बट अगर हमें जुमे का दिन फॉर इंस्टेंस मिल जाए, आज 1.5 घंटा हमें टाइम मिल जाए और जुमे का दिन मिल जाए, तो मेरा ख्याल है हम ये केस को कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है मैडम? कैसे हो बेटे? किया गया है और हमने आज सुबह ही ट्रांजिट बेल मूव की है। हमें ट्रांजिट बेल अलाउ की गई है। मंडे 25 तक की डेट है कि हम कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने पेश होकर अपने आप को सरेंडर करें। तो ये अच्छी खबर तो है, लेकिन अफसोसनाक जो बात है कि बारहा लोगों को हाउंड किया जा रहा है। FIR दर्ज हुई थी मई 2023 में और अब जाकर उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। तो ये तो जो निज़ाम है वो सबके सामने है। थैंक यू। पॉलिटिक्स में वापसी बोल रहे कुछ जाते जाते 2 लफ्ज़ बोल दीजिए। अगली ट्रांजिट बेल आप अगली कब बोलेंगे श्री मुजाहिर साहब? 9 पता चल जाएगा। कुछ बता रहे कुछ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुलाकात हुई है आपकी आज खान साहब से?
कैसी तबीयत थी उनकी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको कोई पैगाम दिया आज उन्होंने वहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल? सर मुलाकात हुई आपकी खान साहब से? आप जी खान साहब से मुलाकात हुई है। सर क्या हाल बताएं ना? सर कैसे खान साहब के अच्छे हालात है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल स्पिरिट में है। आज केस चल रहा था, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्द हाई कोर्ट से उम्मीद है इसकी हियरिंग जल्दी होगी। और आप देखें हमारे केसेस जब चलते हैं तो वो स्लो स्पीड से चलते हैं। मियां नवाज शरीफ की एडवर्टाइजमेंट देखें, हसन और हुसैन आ गए, एक दिन में आए, 7 साल के बाद पहुँचे। न पानामा के केस की एडमिशन किसी ने देखा, न सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी ने देखी, न JIT की रिपोर्ट किसी ने देखी, न रेफरेंस पे कोई बहस हुई। आए, दरख्वास्त दे दी, द नेक्स्ट डे वो इकट्ठ हो गए, परसों कहेंगे उम्रे पे चलेंगे और लंदन चले जाएंगे, सारे क्लियर हो गए। सर आज भी कुछ इसी तरह तेजी से होगा? आज की समाअत के हवाले से क्या फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का साइफर केस की समाअत अभी चल रही है और अगले सोमवार तक मुलतवी हुई है और अभी प्रोसिक्यूशन साइड ने भी उन्होंने भी करना है। और हम लोग तो पहले से हमारा मौक़िफ़ यही है कि जिस तरह की समाअत नीचे कोर्ट ने की थी वो उजलत में थी। उन्होंने जिस तरह सलमान साहब ने आज बात भी की है, सलमान सफ्दर साहब ने, कि वो अडयाला जेल के सामने खड़े थे और वहाँ से आगे से आज़म खान साहब आगे चले भी गए। तो ये सारी फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारे जो वकील हज़रात हैं वो इस वक्त बहस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी यही उम्मीद है कि जो सच्चाई है वो प्रिवेल करेगी। उमर साहब ये बताइएगा कि मखसूस नशस्तें आपसे छीन ली गई, बल्ला आपसे छिन गया, अब स्पीकर ने खत लिख दिया है कि अटॉर्नी जनरल ये बताएं कि क्या है कि आपको ये भी हक आपसे इनका बस चले तो ये तो हमें पाकिस्तान से ही आउट कर दें, पर मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको आउट किया हुआ है और हमें इन किया हुआ है। ये लोग पाकिस्तान की अवाम के दिलों में नहीं हैं, अवाम के दिलों में एक ही शख्सियत है और उसका नंबर है कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान। सर आपने कहा कि ट्रायल को उजलत में किया गया, इसका मतलब है कि आप री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। आला अदलिया से ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है, री ट्रायल का मतलब है दोबारा से सज़ा, और आपके वकला भी इसी बाबत डिबेट कर रहे हैं। हमारे वकला बड़े क्लियर है, जो फैक्ट्स हैं वो नीचे अदालत ने देखे नहीं है, उनको समझ नहीं आई। ये नहीं हम ये समझे कि इमरान खान को लंबा अंदर करवाने का प्रोग्राम है सबका मुश्तरका वकला समेत। हमारा बड़ा क्लियर है कि इन्होंने जो इस वक्त की अदलिया थी जिन्होंने इस ट्रायल को देखा था, उन्होंने फैक्ट्स को देखा नहीं और इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। सर ख्वाजा आसिफ ने रात इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने उनको फ़ोन करके धमकी दी कि जनाब आप थोड़ा बाज आ जाएं पार्लियामान के मामले पर, या जनरल ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने जी क्या कहा? रात फहद हुसैन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनको जनरल बाजवा साहब ने फ़ोन करके धमकी दी। एक सिटिंग वज़ीर दिफा को धमकी मिले, कम से कम इस एंड पे चले, जो भी आप साथ हो देंगे उसको धमकी मिल रही है। ख्वाजा आसिफ तो वही शख्स है मेरे ख्याल है जिन्होंने कहा था कि पता नहीं कोई हड्डियाँ नोचने का तो गोश्त नोचने का तो फिर अभी वो करता है, उसका अपना कॉल ऑफ फेल है मेरा। लेकिन वजीर दफा के ओहदे पर बैठे हुए किसी भी शख्स को, उस कुर्सी पे बैठे शख्स को एक साबिक जर्नैल धमकी दे के तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कि मुझे कौन होते हो तुम सेनेट तक बुलाने वाले या कौमी कमेटी तक, वो खुद ही भुगते। अच्छा ये नहीं आप आइन की पासदारी के लिए कुर्सी के लिए? हमारा कोई नहीं है, मैं तो अभी आपसे सुन रहा हूँ, फैक्ट्स मुझे नहीं मालूम है, पर जो बात है पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उसको रीट्वीट करते हुए पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उसको रीट्वीट करते हुए कहा कि हम इस मामले पर भले वो फार्म 47 की पैदावार है, हम उसके साथ खड़े। इसको तो ये लग रहा था कि पॉलिटिकल मूव आपने अच्छा वो प्ले किया, लेकिन आप तो लगता है बाखबर भी नहीं इस पे। नहीं, मैंने अभी आपसे बात सुनी है और चलें। हसन हुसैन सर क्लियर हो गए, हसन हुसैन भी क्लियर हो गए, आपके पुराने साथी जो थे। हसन हुसैन साहब इस तरह तो बहुत पुराने साथी होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत अच्छे बेटे थे अयूब खान साहब के माशाल्लाह, और इसके साथ साथ हसन हुसैन को तो और बाकियों को भी इस वक्त धड़ाधड़ उनको ये शुक्र करें जाके उनको जहाज़ के अंदर नहीं क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू। रोजाना जो है मुलतवी कर दिया जाता है केस। ज़ाहिर बात है, अभी हम देखते हैं ना अंदर क्या हालात होते हैं। बहुत शुक्रिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ہماری پٹیشن لگی ہوئی تھی آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو میں نے کی ہوئی تھی ایز اے کینڈیڈیٹ NA48, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہوں, حقیقی ہے میں نہیں ہوں آپ کا. تو اس کے اوپر ہم نے ایک پٹیشن کی تھی کہ ہمیں آج تک ECP نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹیسٹڈ کاپیز نہیں دی فارم 45, 46, 47, 48, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں پیکنگ انوائس کی کاپی نہیں دی, جو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے دینے کے لیے. ہم اپلیکیشنز دیتے ہیں, ایک دی, دوسری دی, تیسری دی, RO کے پاس بھیج دیتے ہیں, اور وہ ماشاء اللہ سے جو RO صاحب ہیں ان کی تو آج تک ہم نے شکل ہی نہیں دیکھی. جو ہیں کون موصوف ADCG ہیں, وہ کام کیا کرتے ہوں گے, تو نمبریاں کر کے پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ اس پہ الحمدللہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ہماری پٹیشن الاؤ کی ECP کو, کہا کہ ہمیں وہ 4th سے جو ہے ٹیسٹڈ کاپیز پرووائڈ کریں, اور پٹیشن الاؤڈ ہو چکی ہے ہماری. ابھی ہم نے اس کی کاپی اپلائی کر دی ہے, جو ہی کاپی آئے گی, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے ٹیسٹڈ کاپیز لے لینی ہے ساری. سلامت ہوگا اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانتے ہیں. جیسے ویسے تو ہمیں بڑا تلخ تجربہ یہ ہوا ہے کہ RO کو اسٹے آرڈر دیا ہمارے NA48 کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے خود ہی پوائنٹ کیا, وہ RO تھا, اس نے مانا ہی نہیں, ایون دین اس نے نوٹیفیکیشن کر دیا. سو ایگزامپلس تو بہت موجود ہیں, لیکن اب میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب تو یہ سارا برڈن عدلیہ کے اوپر ہے. عدلیہ اپنا وزن بھی اٹھائے گی, ہمارا وزن بھی اٹھائے گی, 25 کروڑ عوام کا وزن بھی اٹھائے گی, اور انصاف کرے گی تو ملک آگے چلے گا. کاپی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے, ویب سائٹ پہ لگائی, اتار دی, بلاک کر دی, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جب ٹیسٹڈ کاپی آ جائے گی تو آن ریکارڈ آئے گی. وہ ٹیسٹڈ کاپی جب آن ریکارڈ ہمارے پاس ساری چیزوں کی آ جائے گی, اس کے بعد ہم ان کو ٹیلی کریں گے. ہم اپنے جو ٹریبونل میں جانا ہے اس پہ جائیں گے, ہم سپریم کورٹ لے کے جائیں گے کہ سر یہ ہمارے پاس اٹھائے ہوئے ہیں, یہ ECP نے دیے, یہ وہ ہیں جو پولنگ ایجنٹ سے دیے, جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو RO کے آفیسر ہیں. ان دونوں میں سے صحیح کیا ہے حضرت چیف جسٹس صاحب ہمیں بتا دیں گے, سپریم کورٹ بتا دے گی, ٹریبونل بتا دے گا. کم سے کم عوام کے سامنے ہم رکھ دیں گے. اگر کوئی انصاف نہیں کر سکتا تو عوام کرے گی کہ جی یہ دونوں سامنے پڑے ہیں, ان کو ٹیلی کر لیں. پہلے تو ویب سائٹ پہ تھے, ہم نے بتا رہے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, اس کے بعد ویب سائٹ ہی بلاک ہو گئی. ایون دین ہم نے کر کے اس کے آن ایئر کر دیا کہ جی یہ اس طرح ہوا ہوا, یہاں ہوئی ہے, انہوں نے فورجریز ہوئی ہیں, یہاں کٹنگ ہوئی ہے, یہاں فارمس چینج ہوئے ہوئے ہیں, یہاں پر سلیب ہوئے ہوئے ہیں, یہاں پر میری ووٹس ڈال دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں, اور فارچونیٹلی اللہ کی طرف سے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. بہتری یہ ہوئی اس کام کے اندر کہ جو میرے ساتھ اور کنٹیسٹنٹ تھے ان سب کے پاس بھی وہی فارم ہے جو میرے پاس. تو ECP اکیلا کھڑا ہوا ہے, باقی سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ایک سائڈ پہ, اور سب کے اوپر جو ہے سب پیشن اور سگنیچرز ہوں. اب ECP کس کو کہے گی غلط ہے, کس کو کہے گی صحیح ہے, یا اپنے آپ کو کہے گی کہ غلط ہے. سو پروف تو ہو چکا ہے ساری چیزیں, لیکن انشاءاللہ آگے الحمدللہ یہ بھی بہت جلد کلیئر ہو جائے گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد. تھینک یو. خیال کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے.